हेलो बच्चों, तो कैसे हो सब। तो मैं चिंतन जैसे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी ये फिजिक्स चैनल में। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं तीन कैटेगरी, थ्री कैटेगरीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, है ना। जो भी मैटर है ना, मैग्नेटिज्म तो देख ले, अभी मैटर पढ़ रहे हैं तो उसमें किसी भी मैटर को या फिर किसी भी सब्सटेंस को या फिर किसी भी एलिमेंट को हम कौन सी कैटेगरी में रख सकते हैं वो हम आज देखने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चों, क्या आपको पता है कि कोई भी पदार्थ हो हमारे पास, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो या फिर गैसियस फॉर्म में हो, उसके पास खुद का एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है। लेकिन उसके हिसाब से हम इसको क्लासिफाई नहीं कर सकते। उस मटेरियल को अगर हम किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो वो कैसे बिहेव करेगा, उसके बिहेवियर से हम इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। जिसमें से पहली कैटेगरी होगी डायामैग्नेटिज्म, दूसरी होगी पैरामैग्नेटिज्म एंड तीसरी होगी फेरोमैग्नेटिज्म या फिर फेरामैग्नेटिज्म। ठीक है, बोलने के लिए कोई फेरो बोलता है, कोई फेरा बोलता है, ये सुनो। तो हर एक मटेरियल के पास अपनी खुद की एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती ही है, ये सुनो। और ये आप ना नहीं बोल सकते। इसके पीछे का रीजन ये है कि हमने समझाया था, इसके आगे वाले लेक्चर में ही हमने देखा था कि भैया हर एक एलिमेंट को अब अगर आप छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते जाओ तो आखिर में आपके पास क्या बचेगा, एटॉम। और एटॉम के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या ऑर्बिट में घूमते हैं, जी हां। अगर वो ऑर्बिट में घूमते हैं तो भैया उनकी खुद की एक डायपोल मोमेंट निकल के आती है कि नहीं। तो उनकी खुद की एक डायपोल मोमेंट होती है, जी हां बिल्कुल होती है, क्योंकि हम उसको करंट कैरिंग लूप की तरह ट्रीट करवा सकते हैं, है ना। तो ऐसे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है एटॉम के अंदर, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो भी नेट डायपोल मोमेंट हमारे पास आती है वेक्टोरियल एडिशन के बाद, उसको बोलते हैं हम वो एटॉम की डायपोल मोमेंट। मतलब कि हम हर एक एटॉम को यहां पे एटॉमिक डायपोल की तरह ट्रीट करते हैं, है ना। और एटॉम तो सभी के पास होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि सभी मटेरियल के पास अपना खुद का एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता ही है। लेकिन यहां पे वो मटेरियल अगर हम किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर प्लेस कर दे तो वो किस तरह से बिहेव करेगा, ठीक है, किस तरह से बिहेव करेगा, उसके ऊपर से हम इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जिसमें पहली कैटेगरी आती है डायामैग्नेटिज्म, दूसरी होती है पैरामैग्नेटिज्म एंड तीसरी होती है फेरामैग्नेटिज्म, है ना। तो चलिए पहले पहली कैटेगरी यहां पे देखते हैं, दैट इज डायामैग्नेटिज्म। बच्चों, बहुत ही बढ़िया सी ये प्रॉपर्टी है। मतलब ये प्रॉपर्टी नहीं, ये कैटेगरी है, बहुत ही बढ़िया सी कैटेगरी है। अगर मैं इसका रियल टाइम एग्जांपल देना चाहूं तो दो चीजें हैं, इसके बाद वाली स्लाइड में देखेंगे, अभी से नहीं बताऊंगा। लेकिन आपको अगर इंतजारी है तो आप गूगल पे जाके, स्पेसिफिकली यूट्यूब पे जाके उसको सर्च करना, तो आपको मजा आएगा कि एक्चुअल में ये डायमैग्नेटिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये जो कैटेगरी बनी है, उसका जो कॉन्सेप्ट है उसके पीछे कि कैसे बिहेव करता है, उसके ऊपर से ये डायमैग्नेटिज्म वाली एक अलग से कैटेगरी बनाई गई। तो उसमें जो भी यहाँ पे पैरामीटर्स आते हैं, ठीक है, उसका यूज रियल टाइम में कहां पे होता है, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा, मजा आएगा। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलने वाले हैं, यस और नो। चलिए, तो पहले तो बात करते हैं कि भाई डायमैग्नेटिज्म किसको बोला जाता है, मतलब कि ये वाली कैटेगरी में होता क्या है एक्चुअली, मतलब कि कौन से एलिमेंट है कि जिसको हम ये वाली कैटेगरी में प्लेस कर सकते हैं। तो मैंने क्या बताया कि हर एक मटेरियल के पास, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो या फिर गैसियस फॉर्म में हो, हर एक मटेरियल के पास अपनी खुद की एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। लेकिन सवाल यह होता है कि भाई इसको अगर हम किसी एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस कर दे तो वो कैसे बिहेव करेंगे, उनके वो बिहेवियर से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे होता क्या है, जब भी आप किसी एक्सटर्नल एलिमेंट्स को, मतलब कि किसी भी, सॉरी एलिमेंट्स को, मटेरियल को अगर आप किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर प्लेस करते हो तो यहां पे क्या नोट डाउन हुआ, ये वाली कैटेगरी में ये नोट डाउन हुआ, ध्यान से देखना तो आपको समझ में आता जाएगा। यहाँ पे ये सारा जो भी है ना वो सारे थियोरेटिकल पॉइंट्स है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले से पॉइंट यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया है ताकि आप उसको अच्छे से देख पाओ, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स लिखने के, ये सारी शॉर्ट नोट्स में आती है, ये सुनो। तो ये सारे थियोरेटिकल पॉइंट्स अभी यहाँ से जो अभी बाकी आज का लेक्चर और जो कल का लास्ट लेक्चर होगा, दोनों लेक्चर में सारी चीजें थियोरेटिकल है। और आपको ये ध्यान में रखना है कि ये 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में अलग से भी पूछा जा सकता है, 4 मार्क्स में कंबाइन भी पूछा जा सकता है, यस और नो। तो ये सारे पॉइंट्स आपको वहां पे लिखने हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखें, ये वाली कैटेगरी क्या बोलती है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन होते हैं। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज which have tendency to move from
strong to the weaker part of the external magnetic field. These substances are repelled by magnet. मतलब कि अगर आप ये वाली कैटेगरी को, अगर ये वाले मटेरियल जो ये वाली कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, अगर आप उनको एक्सटर्नल फील्ड के अंदर प्लेस करोगे ना बच्चों, तो एक्चुअल में वो वाले जो मटेरियल है, वो जो एलिमेंट है ना, वो एक्चुअली मैग्नेट उसको रिपेल करेगा। मतलब कि एक्सटर्नल फील्ड के अंदर उनको ना रिपल्जन जैसा महसूस होगा। ये सुनो, मतलब कि आप यहां पे फिगर में देख सकते हो कि ये जो फील्ड लाइंस है ना, वो उसको अंदर पास नहीं होने देगा। ठीक है, वो फील्ड लाइन यहां से मुड़ जाएगी। ये सुनो, ये यहां से मुड़ जाएगी, मतलब कि वो उसको रिपेल करेगी, वो उसको पास नहीं होने देगी। अभी इसके पीछे का रीजन क्या है? तो भैया ये जो मैग्नेट, ये जो मटेरियल होते हैं ना, नॉर्मली क्या होता है कि जो भी हमारे पास मैग्नेटाइज प्रॉपर्टी वाले मटेरियल होते हैं कि जो मैग्नेटाइज हो चुके हैं, तो जो डाइपोल बन चुके हैं, वो डाइपोल ना हमेशा फील्ड के अलाइन हो जाते हैं, फील्ड के साथ अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। लेकिन ये वाले मटेरियल में ऐसा नहीं होगा, वो फील्ड को अपोज करेंगे। मतलब कि ये अपना खुद का अंदर एक फील्ड बना देंगे, लेकिन वो किसको अपोज करेंगे? ये वाले। वो उनकी जो डायरेक्शन होगी ना, अंदर जो उन्होंने फील्ड बनाया उसकी जो डायरेक्शन होगी ना, वो ये वाले फील्ड के अपोज में होगी। मतलब कि वो इसको अपोज करेंगे। अभी आप ये बोलो कि ये जिसका एक्सटर्नल फील्ड है वो वाले मैग्नेट इसको अपोज करें, या फिर ये बोल दो कि भैया ये वाले मटेरियल जो भी है वो ये फील्ड लाइन को अपोज करेंगे, आप बात एक ही हो जाएगी। यस और नो? तो यहां पे आप समझ सकते हो कि यहां पे जो बार हमने लिया है, दैट इज द डायमैग्नेटिक मटेरियल व्हिच इज प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अभी होता यह है कि भाई the field lines are repelled or expelled and the field inside the material is reduced। मतलब कि ये वाले मटेरियल ना ये फील्ड लाइंस को अपोज करेंगे, इसीलिए आपको यहां पे दिखेगा तो ये फील्ड लाइंस ना यहां से ना मुड़ जाती है। देखो, ठीक है, देखो ये मुड़ती जा रही है। ये सुनो, वो अंदर से पास नहीं होगी। अगर 6-7 लाइन है तो उसमें से शायद एक पास कर जाए, लेकिन बाकी की सारी क्या हो जाएगी? यहां से रिपेल होके वो मुड़ जाएगी। या सुनो, वो इसको पास नहीं होने देगा ये मटेरियल। ये इसका अपोजिट, अगर बोलने चाहे तो ये बोल सकते हैं कि डायमैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जो एक्सटर्नल फील्ड लाइंस को अपोज करते हो। या सुनो, अभी ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? अच्छा, एक और चीज यहां पे नोटिस हुई कि जब भी ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल्स को, डायमैग्नेटिक मटेरियल को अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं ना, तो इसका जो मटेरियल का जो बार होगा ना, वो यहां पे हाई टू लो, हायर फील्ड से लोअर फील्ड की ओर मूव होने लगेगा। यस और नो? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने कभी मैग्लेव ट्रेन का नाम सुना है क्या? सबसे तेज जाने वाली ट्रेन, सबसे स्पीड में मूव होने वाली ट्रेन। वहां पे आपने कभी देखा है उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या होता है? मतलब कि वहां पे ऐसा क्या होता है कि वो इतनी स्पीड से, इतनी तेजी से मूव कर पाती है? वहां पे सीधी एक बात तो सीधी है कि वो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, मतलब कि जो उसके ट्रैक होते हैं, एक्चुअली वो ट्रैक नहीं होते, वो एक मैग्नेट होते हैं। यस नो? इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं। और वो मैग्नेट से ना थोड़ी ऊपर उठ जाती है और फिर उसके ऊपर लेविएट होने लगती है। ऐसा होता है। यस सुनो, आपने अगर ध्यान से देखा हो तो, इसीलिए वो तेजी से मूव कर पाती है। बच्चों, अगर मैं बताऊं ना तो वो क्या है पता है? वो एक डायामैग्नेटिक लेविटेशन है। डायामैग्नेटिक लेविटेशन है। ये प्रॉपर्टी बहुत ही खास प्रॉपर्टी है। ये डायमैग्नेटिक मटेरियल जो भी होते हैं ना, उनके पास ये बहुत ही खास प्रॉपर्टी होती है कि जब भी आप उनको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हो ना, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया ना, तो कैसी घटना बनेगी वो भी दिखेगा। उसको लॉकिंग बोलते हैं। मतलब कि वो रिपेल होके वही जगह पे ऊपर उठ जाएगा। या सुनो, उसको हम लॉकिंग बोलते हैं, उसको क्वांटम लॉकिंग भी बोला जाता है। लेकिन अगर हम उसको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देंगे, तो वही बार या फिर वही मटेरियल जो भी है, वो अभी हायर फील्ड से लोअर फील्ड की ओर मूव होने लगेगा। मतलब कि हमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं रहेगी, वो अपने आप मूव करने लगेगा। ये सुनो, और वो ऐसे ही मतलब कि फ्रिक्शन से मूव नहीं करता है। मतलब कि उन दोनों के बीच में तो कोई कांटेक्ट ही नहीं होगा, वो अपनी पोजीशन से ऊपर उठ जाएगा और फिर मूव होने लगेगा। क्योंकि एक तो नीचे वाले जो मैग्नेट है वो उसको रिपेल करेंगे। क्या बोला है? ये डायमैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जिसको मैग्नेट रिपेल करते हैं। यस सुनो, मतलब कि मैग्नेट के लिए वो, अगर मैं किसी मैग्नेट के ऊपर ऐसे मटेरियल को प्लेस कर दूं तो वो मटेरियल कभी भी मैग्नेट से चिपक के नहीं रह पाएगा, मैग्नेट के ऊपर वो कभी भी
स्टेडी नहीं रह पाएगा, वो मैग्नेट से ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि उसकी जो फील्ड लाइन होगी ना वो इसको अपोज करेगी। या सुनो, या फिर बोलो कि ये मटेरियल फील्ड लाइन को अपने अंदर से पास नहीं होने देंगे तो उसको अपोज करेंगे। या सुनो, तो वो कभी भी उस मटेरियल के ऊपर, वो मटेरियल कभी भी मैग्नेट के ऊपर हम कभी भी रख नहीं सकेंगे। वो अब हम बोलते हैं ना कि थोड़ा ऊपर उठ के वहीं पे स्टेडी हो जाएगा, जिसको बोला जाता है लॉकिंग, अगर वो यूनिफॉर्म फील्ड है तो। लेकिन अगर वो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है तो क्या होगा, तो वही मटेरियल हायर मैग्नेटिक फील्ड से लोअर मैग्नेटिक फील्ड की ओर मूव होने लगेगा। यस और नो, क्लियर है? अभी ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, ऐसा क्यों होता है कि भैया ये वाला जो मटेरियल है वो एक्सटर्नल फील्ड लाइंस को रिपेल करने लगे, ऐसा क्या होता है अंदर? तो भैया अगर हम अंदर जाए तो आपको पता ही है कि भाई एक्चुअल में हर एक एटॉम एक एटॉमिक डाइपोल से ट्रीट हो सकता है, दैट यू ऑलरेडी नो, है ना? तो हर एक यहां पे एटॉम एक एटॉमिक डाइपोल की तरह ट्रीट हो सकता है। तो यहां पे भी एक भाई मटेरियल है, तो मटेरियल के अंदर ये सब्सटेंस है, तो इसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे एटॉमिक डाइपोल होंगे, है ना? इसके अंदर बहुत सारे एटॉमिक डाइपोल होंगे। लेकिन इनिशियली वो कैसे होते हैं, तो वो भी हमने देखा था कि भाई इनिशियली वो ऐसे ऐसे होते हैं, मतलब कि रैंडम डायरेक्शन में कहीं पे वो होते हैं। या सुनो, उनकी जो नेट डाइपोल मूवमेंट होती है उसकी डायरेक्शन कभी भी कोई पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में नहीं होती है, वो रैंडम डायरेक्शन होती है। तो यहां पे अगर आप इसकी नेट निकालने जाओगे तो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितनी निकलेगी, 0 निकलेगी, है ना? तो जब भी हम इसको एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस नहीं करते हैं तो ऐसे टाइम में इसकी जो टोटल नेट डाइपोल मोमेंट निकलेगी वो कितनी होगी, 0 होगी। लेकिन जैसे ही आप उसको किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर प्लेस करते हो, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, these electrons having the orbital magnetic moment in the same direction slow down and those in the opposite direction speed up. Thus the substance develops a net magnetic moment in the direction opposite to that of the applied field and hence repulsion. मतलब कि जैसे ही ये वाले मटेरियल को आप किसी एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस करते हो तो जो फील्ड की डायरेक्शन में जो डाइपोल मोमेंट देते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, स्लो डाउन हो जाते हैं। और जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो डाइपोल मोमेंट देते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, तो स्पीड अप हो जाते हैं। ठीक है, होता है ना? मान लो कि ये वाला फील्ड हमने प्रोवाइड किया ये डायरेक्शन में, तो अंदर जो भी एक एटॉम के अंदर जाके देखे, कोई एक एटॉम के अंदर, ऐसा तो ये सब्सटेंस के अंदर बहुत सारे एटॉम होंगे, लेकिन मान लो कि इसके अंदर का मैं सिर्फ एक ही एटॉम यहां पे देखता हूं, तो एक एटॉम के अंदर अगर हम देखेंगे तो उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अभी इनमें से जो इलेक्ट्रॉन अपनी डाइपोल मोमेंट ये फील्ड की डायरेक्शन में देते होंगे ना, वो इलेक्ट्रॉन स्लो डाउन हो जाएंगे। और जो इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट देते होंगे, वो सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, स्पीड अप हो जाएंगे। मतलब कि उनके वजह से डाइपोल मोमेंट जो भी एग्जिस्ट करेगी वो ज्यादा हो जाएगी कंपेयर टू दिस स्लो डाउन। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये होता है कि यहां पे हम ये बोल सकते हैं कि सारे डाइपोल जो भी होते हैं ना, एटॉमिक डाइपोल, अगर मैं एक सेंटेंस में बोलना चाहूं तो सारे जो भी डाइपोल होंगे ना, वो नॉर्मली क्या होता है कि फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, है कि नहीं? जो सारे एटॉमिक डाइपोल है, जैसे कि ये वाला केस है, जैसे इसको एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस करोगे तो ये वाला केस बनेगा, मतलब कि सारे जो भी डाइपोल है वो अपने आप को टॉर्क लगने के कारण फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज होना स्टार्ट करेंगे। लेकिन यहां पे उल्टा होगा, यहां पे ये जो जितने भी डाइपोल है एटॉमिक डाइपोल, वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करेंगे। मतलब कि अगर यहां पे कोई डाइपोल है, वो तो होंगे ही होंगे एटॉमिक डाइपोल, तो सारे ना ये डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करेंगे। मतलब कि आप देख सकते हो, आप समझ सकते हो कि इसकी वजह से यहां पे क्या होगा, अंदर जो भी फील्ड बनेगा ना, वो ये डायरेक्शन में बनेगा। मतलब कि कहीं ना कहीं इसके अंदर का फील्ड ये बाहर की फील्ड लाइन को क्या करेगा, अपोज करेगा। ये सुनो, अभी आई बात समझ में कि एक्चुअल में डायमैग्नेट क्यों रिपेल करते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये मटेरियल ही ऐसे होते हैं कि इसके अंदर के जो एटॉमिक डाइपोल होते हैं, जब भी उनको आप किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर प्लेस करते हो तो वो अपने आप को फील्ड की डायरेक्शन में नहीं अलाइन करते, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन करते हैं, है ना? तो इसीलिए यहां पे उनका जो अंदर का जो फील्ड जनरेट होता है वो बाहर वाला जो एक्सटर्नल फील्ड लाइन से उनको रिपेल करने लगेगा। ये सुनो, वो रिपेल करेगा। इसीलिए हम यहां पे बोल सकते हैं कि ये वाले जो सब्सटेंस होते हैं वो रिपेल बाय एक्सटर्नल मैग्नेट होते, मतलब कि एक्सटर्नल मैग्नेट इनको रिपेल करेंगे, उनको कभी भी नजदीक नहीं आने देंगे, उनको रिपेल कर देंगे। ये सुनो, क्योंकि एक्चुअल में जब भी हम किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो सच में इनके अंदर के जो डाइपोल होते हैं एटॉमिक डाइपोल, वो
फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करते हैं। यस सुनो, तो जो भी इनकी वजह से अंदर जो फील्ड जनरेट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन का होगा कंपेयर टू दिस एक्सटर्नल फील्ड। इसीलिए मैग्नेट ये वाले सब्सटेंस को क्या करते हैं, रिपेल कर देते हैं। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो एग्जाम्पल के तौर पे ये डायमैग्नेटिक मटेरियल कौन कौन से हो सकते हैं, तो भाई बिस्मथ, कॉपर, लेड, सिलिकॉन, नाइट्रोजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, वाटर एंड सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये सारे जो भी मटेरियल्स है वो सारे डायमैग्नेटिक मटेरियल्स है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। वैसे डायमैग्नेटिक मटेरियल को कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करने का सिंपल सा तरीका है उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। आप ससेप्टिबिलिटी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये डायमैग्नेटिक मटेरियल जो भी होते हैं ना, उनकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो नेगेटिव होती है, स्मॉल एंड नेगेटिव होती है। ये सुनो, तो अगर ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव है कोई मटेरियल की, तो वो कौन सा मटेरियल होगा, डायमैग्नेटिक मटेरियल होगा। ठीक है, तो ये है पूरी कहानी डायमैग्नेटिज्म की। बाकी ये जो सारे सेंटेंस है, अगर आपको शॉर्ट नोट में पूछी जाती है तो आपको सारे सेंटेंस यहाँ पे लिखने होते हैं पॉइंट वाइज, इंक्लूडिंग दिस फिगर। ठीक है, लेकिन सिंपल है, अगर समझना है तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि ये मटेरियल ऐसे होते हैं कि जब भी आप उनको किसी एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस करते हो तो उनके जो एटॉमिक डाइपोल होते हैं वो एटॉमिक डाइपोल वो इलेक्ट्रिक बोल गया, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन में अलाइन नहीं होंगे, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होंगे। ठीक है, तो वो अपने आप को अपोजिट टू द एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह से होता यह है कि ये मटेरियल के अंदर जो भी फील्ड जनरेट होता है वो अपोजिट डायरेक्शन वाला होता है, इसीलिए वो एक्सटर्नल फील्ड को रिपेल करते हैं। इसीलिए हम यहां पे बोलते हैं कि दिस सब्सटेंस आर रिपेल बाय मैग्नेट, मतलब कि ये वो मटेरियल होते हैं कि जो किसी एक्सटर्नल मैग्नेट से रिपेल होते हैं। यस और नो? और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल, मतलब कि डायमैग्नेट कहां पे यूज होता है, तो उसका सबसे बड़ा एग्जांपल होता है मैग्लेव ट्रेन। यस, मैग्लेव ट्रेन। लेकिन वहां पे थोड़ा सा हल्का सा पॉइंट चेंज है। एक्चुअली सुपर कंडक्टर जो भी होते हैं ना, वो परफेक्ट डायमैग्नेट होते हैं। सुपर कंडक्टर जो भी होते हैं, सुपर कंडक्टर, देखो कंडक्टर तो स्टडी किए थे, लेकिन उससे ये एक और बड़ी कैटेगरी है, दैट इज द सुपर कंडक्टर। अभी ये सुपर कंडक्टर होते क्या है, सुपर कंडक्टर के पास परफेक्ट कंडक्टिविटी होती है, साथ में परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म भी होता है। ये सुपर कंडक्टर जो भी होता है ना, सुपर कंडक्टर, उनके पास परफेक्ट, ये कंडक्टिविटी क्यों बीच में आ गई, तो भैया क्योंकि कंडक्टर होते हैं ना, हमने बोला था कि कंडक्टर के पास उसका खुद का एक रेजिस्टेंस होता है ना। हमने वहां पे देखा भी था कि वहां पे जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उसका खुद का भी रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, क्योंकि नॉर्मल रूम टेम्परेचर भी हमारे लिए तो एक टेम्परेचर होता है, और वो टेम्परेचर पे वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास थर्मल एनर्जी आ जाती है, और वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड होते रहते हैं। सो ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन होती है उसी को हम रेजिस्टेंस मानते हैं, है ना। तो जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना उनका कोलिजन ज्यादा होता जाएगा, क्योंकि उतनी उनकी थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, है ना। तो इसीलिए वो कंडक्टर क्यों ना हो, लेकिन भाई उसका भी खुद का एक रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। भले वो कोई भी कंडक्टर हो जाए, लेकिन जैसे वो रूम टेम्परेचर पे आते हैं, या फिर सिर्फ टेम्परेचर बोल दो, जीरो नहीं, सिर्फ टेम्परेचर पे आते हैं, तो क्यों कहीं ना कहीं उनके अंदर के इलेक्ट्रॉन के पास टेम्परेचर की वजह से थर्मल वेलोसिटी आ जाती है, और उनके पास अपना इंटरनल रेजिस्टेंस भी आ जाता है पिक्चर में। यस और नो? लेकिन सुपर कंडक्टर जो भी होता है ना, वो उससे एक और कैटेगरी में जाते हैं, मतलब उससे ऊपर की कैटेगरी में, मतलब कि ऐसे कंडक्टर की जिसका सच में इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो, जीरो हो, सच में इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो, मतलब कि उसको बोला जाता है परफेक्ट कंडक्टर, परफेक्ट कंडक्टिविटी उनके पास हो। मतलब कि ये तो तभी पॉसिबल हो सकता है कि अगर हम उसको टेम्परेचर अगर जीरो दे दे, या फिर कोई टेम्परेचर ही ना दे, या फिर पॉसिबल हो उतना लोअर टेम्परेचर दे, तो ही वो कंडक्टर सुपर कंडक्टर बन सकता है ना। वैसे कोई सुपर कंडक्टर बनाया नहीं जाता है, लेकिन जस्ट यहां पे टेम्परेचर जो भी होता है ना, टेम्परेचर को हो सके उतना लो कर दिया जाता है। तो उससे होता क्या है कि अगर टेम्परेचर ही नहीं होगा, क्योंकि कोई टेम्परेचर है
तो अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको थर्मल वेलोसिटी मिलती है और वो जिगजैग पैटर्न में घूमने की कोशिश करते हो तो आयन के साथ टकरा जाते हैं, तो इसकी वजह से वो अपनी एनर्जी लॉस कर देते हैं। तो यही कोलिजन चलता रहता है। अगर आप मान लो कि टेम्परेचर दो ही ना, तो मान लो कि अगर आप टेम्परेचर देते ही नहीं हो, आपने पॉसिबल हो उतना लो टेम्परेचर दे दिया, हो सके तो नेगेटिव में टेम्परेचर दे दिया, तो ऐसे केस में वो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना उनके पास वो एनर्जी ही नहीं आएगी जिसकी वजह से वो मतलब कि थर्मल एनर्जी ही नहीं आएगी जिसकी वजह से उनको थर्मल वेलोसिटी मिले और वो फ्री होके यहाँ पे वहां पे घूमने की कोशिश करें। यस और नो? ऐसा वहां पे नहीं होगा। यस और नो? तो यहाँ पे सारा खेल ना ये लोअर टेम्परेचर ना स्टॉप कर देता है। ये जो इलेक्ट्रॉन का जो कोलिजन वगैरह होता है ना वो सारी चीजें स्टॉप हो जाती है ड्यू टू दी लोअर टेम्परेचर। और यही होता है सुपर कंडक्टर कंडक्टर के पीछे का राज कि भाई वहां पे टेम्परेचर को ना हो सके उतना लोअर सेट किया जाता है। अभी ऐसा करने से होता क्या है, तो ऐसा करने से ये होता है कि भाई एक तो उनके पास जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, जो हम नंबर ऑफ कोलिजन्स होते हैं प्रोबेबिलिटी उसकी जीरो हो जाती है। पहली चीज तो ये हो जाती है, मतलब कि हम इसको परफेक्ट कंडक्टिविटी मान सकते हैं। और दूसरी चीज ये नोट डाउन हुई कि भाई वो परफेक्ट डायामैग्नेटिज्म भी अचीव कर लेते हैं। मतलब कि जब भी उनका टेम्परेचर वेरी लो होता है, एट दैट टाइम दैट सुपर कंडक्टर हैज द परफेक्ट कंडक्टिविटी एज वेल एज परफेक्ट डायामैग्नेटिज्म। मतलब कि ऐसे जो भी होंगे ना वो परफेक्ट डायामैग्नेटिज्म, मतलब कि वो हमेशा 100% मैग्नेट के द्वारा परफेक्टली रिपेल होंगे, परफेक्टली रिपेल होंगे। और उसका एक बहुत ही बढ़िया सा एग्जांपल हमने ये फिगर में दिखाया है। आप ध्यान दो तो नीचे जो भी है ना वो मैग्नेट्स है, नीचे जो भी है ये वाले जो सारे हैं ये सारे मैग्नेट्स है, ठीक है। और ऊपर हमने एक सुपर कंडक्टर, आप धुआं देख सकते हो, उसको हो सके उतने लोअर टेम्परेचर पे हमने सेट किया है। यस और नो? तो ये जो मटेरियल है वो सुपर कंडक्टर है एट द वेरी वेरी लोअर टेम्परेचर। तो आप देख सकते हो कि वो हवा में लटका हुआ है विदाउट एनी कॉन्टेक्ट। इन दोनों के बीच में कोई कॉन्टेक्ट नहीं है क्योंकि जो मैग्नेट है ना वो इसको परफेक्टली रिपेल कर रहा है। यस और नो? वो उसको अपने नजदीक ही नहीं आते, उसको ऊपर अटका के रखेगा। ये एक मैजिक बोलते हैं हम लोग, लेकिन वो एक्चुअल में मैजिक नहीं है, वो एक उसकी प्रॉपर्टी है, डायामैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है। जब भी सुपर कंडक्टर लोअर टेम्परेचर पे होते हैं, जब भी सुपर कंडक्टर होते हैं, तो उनके पास दो कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है। परफेक्ट कंडक्टिविटी, मतलब कि नंबर ऑफ कोलिजन्स की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी, एंड दूसरी परफेक्ट डायामैग्नेटिज्म, मतलब कि ये वाले मटेरियल ना परफेक्टली रिपेल होंगे। ये वाली फिगर हालांकि हमने गूगल से उठाई है, ये बोलना बहुत ही जरूरी है, वीडियो में कॉपीराइट हो सकता है इसलिए। तो ये फिगर हमने द सोर्स इज टेकन फ्रॉम द गूगल इटसेल्फ, ठीक है। तो यहां से हमने गूगल से ये वाली फिगर हमने स्क्रीनशॉट लिया है। बहुत ही बढ़िया सा एग्जांपल है। अगर आपको डिटेल में जाना है तो आप वहां पे सर्च कीजिएगा, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी है जहां पे आपको मैजिक दिखेगा, लेकिन उसके पीछे कोई मैजिक नहीं है, ये एक प्रॉपर्टी है सुपर कंडक्टर की। सर्च करना, दो चीजें सर्च करना। पहली चीज क्वांटम लॉकिंग, पहली क्या है? क्वांटम लॉकिंग। एंड दूसरी चीज क्या सर्च करनी है? डायामैग्नेटिक लेविटेशन। दूसरी क्या सर्च करनी है? डायामैग्नेटिक लेविटेशन। ये जो डायामैग्नेटिक लेविटेशन जिसको मैग्लेवट्रेन बोला जाता है, तो मैग्लेवट्रेन के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो है डायामैग्नेटिक लेविटेशन। बच्चों यहां पे होता क्या है कि ये यहां पे स्टेडी दिख रहा है, हवा में अद्धर स्टेडी दिख रहा है। यस और नो? इसके पीछे का राज ये है कि क्योंकि नीचे जो मैग्नेट लगे ना वो यूनिफॉर्म फील्ड दे रहे हैं। अगर जरा सोचो कि अगर यही फील्ड, यही नीचे वाले जो ये मैग्नेट सारे हैं, अगर वो मान लो कि वो आपको यूनिफॉर्म फील्ड ना देके आपको वेरिएबल फील्ड देते, तो यही जो आपका जो मटेरियल है वो अभी यहां पे फ्लोट करने लगेगा। कौन सी डायरेक्शन में फ्लोट करेगा? तो हम देख चुके हैं, यहां पे हमने देखा था कि ऐसे मटेरियल नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में हायर टू लोअर फ्लोट होने लगते हैं। यस और नो? तो अभी आपको यहां पे हवा में अद्धर दिखेगा, देखो वो कोई भी कांटेक्ट नहीं है दोनों के बीच में। इसको बोला जाता है क्वांटम लॉकिंग, मतलब कि वो अभी लॉक हो गया है।
ठीक है, वो अपनी पोजीशन से नहीं हिलेगा। हाँ, अगर आप नीचे से मैग्नेट को रोटेट करोगे तो भैया ये भी रोटेट होने लगेगा। अगर आप इसको रोटेट करके ये वाले जगह पे प्लेस कर दोगे तो वो वाली कंडीशन में रोटेटिंग मोड में वो लॉक हो जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा हल्का सा ऐसे टिल्ट करके आप यहां पे छोड़ोगे तो वो ये वाली कंडीशन में, ये वाली पोजीशन में लॉक हो जाएगा। इसको बोला जाता है क्वांटम लॉकिंग, क्योंकि नीचे से जो मैग्नेट्स होते हैं ना, वो इसको क्या दे रहा है, यूनिफॉर्म फील्ड दे रहा है, और जब भी यूनिफॉर्म फील्ड देते हैं तो ऐसे केस में वो लॉक हो जाता है। इसको हम बोलते हैं क्वांटम लॉकिंग। जरा वीडियो सर्च करना तो आपको मजा आएगा, ऐसे बहुत सारे मैजिकल आपको वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे तो हम नहीं दिखाएंगे, लेकिन आप वहां पे जाके, अगर आपको ईगरनेस है तो आप वहां पे जाके आप उसको देख सकते हो। और दूसरा मैंने क्या बोला, दूसरा मैंने बोला डायमैग्नेटिज्म लेविटेशन। ये सुनो, ये एक बार देखना, ये एक बार देखना, क्योंकि इसके इसके कंसेप्ट से ही मैगलेव ट्रेन जो भी हम बोलते हैं ना, उसका जन्म हुआ है, ऐसा हम मान सकते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसे कि वो ये वाला मटेरियल जो सुपर कंडक्टर है, एट वेरी वेरी लो टेम्परेचर, आप इसका धुआं देख सकते हो फिगर में, धुआं निकल रहा है, मतलब उतने लोअर टेम्परेचर पे है, तो वो लॉक हो चुका है अपनी पोजीशन पे, जो मैग्नेट से हवा में अद्धर है, आप देख सकते हो। ठीक है, किसी हाइट पे लॉक हो चुका है। अगर सोचो कि यही मैग्नेट अगर मान लो कि वेरिएबल फील्ड देता तो क्या होता, तो भैया यही जो मटेरियल है हमारा सुपर कंडक्टर है, वो अभी उसके ऊपर फ्लोट होने लगेगा फ्रॉम हाई टू लो फील्ड। यस और नो? तो इस तरह से आप इसको फ्लोट भी करवा सकते हो, और ये ऐसी मोशन होती है जिसमें कोई फ्रिक्शन ही नहीं होता है। ज्यादातर होता क्या है कि हमारी एनर्जी कहां पे वेस्ट हो जाती है, फ्रिक्शन में। ये एक सीधी सी बात है कि आपके व्हीकल की बात करें या फिर ट्रेन, नॉर्मल ट्रेन जो पटरी पे चलती है उसकी बात करें, तो वहां पे टायर के बीच में, हमारे व्हीकल के टायर के बीच में, या फिर वो उसका जो रेलवे ट्रैक के ऊपर उसका जो व्हील है और ट्रैक, इन दोनों के बीच में हमेशा फ्रिक्शन रहता है, हमेशा फ्रिक्शन रहता है। वैसे ऐसे हम मानते हैं, ध्यान से सुनना, हम मानते हैं कि किसी भी टायर के केस में या फिर किसी सर्कुलर टायर है, उसका जो कांटेक्ट पॉइंट बनता है वो हमेशा स्टेडी होता है, तो उसके ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। यस सुनो, और वही स्टैटिक फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है इसको घुमाने के लिए। तो ये बात तो सही है कि सच में ये वाला कांटेक्ट पॉइंट स्टेडी होता है, तो इसके ऊपर लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन भाई फ्रिक्शन तो लग रहा है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन है लेकिन फ्रिक्शन तो लग रहा है। यस और नो? तो ये बात सही है। तो ज्यादातर हमारी जो एनर्जी होती है ना, वो लॉस हो जाती है यहाँ पे फ्रिक्शन के लिए, क्योंकि फ्रिक्शन एक ऐसा होता है कि जो एनर्जी को सोख लेता है, एनर्जी को सक कर लेता है अंदर से। यस और नो? तो जितनी एनर्जी यूज होती है ना, उसको काइनेटिक एनर्जी देने में, उसमें से थोड़ी एनर्जी निकल जाती है इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्शन। वो चाहे हीट के फॉर्म में चली जाती है या कोई भी फॉर्म में चली जाती है। यस और नो? तो वो नॉर्मली तो हीट के फॉर्म में चली जाती है, लेकिन ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिसमें आप किसी किसी मटेरियल को ना विदाउट कांटेक्ट आप उसको फ्लोट करवा सकते हो। जस्ट आपको नीचे से एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देना है, और इसको हो सके उतने लोअर टेम्परेचर पे लेके आओ, मतलब कि सुपर कंडक्टर को यहां पे प्लेस कर दो, तो अभी वो फ्लोट होने लगेगा, इसके ऊपर फ्लोट होने लगेगा। और हैरानी की बात यह होगी कि यहां पे कोई एनर्जी भी लॉस नहीं होगी, मतलब कि बीच में कोई कांटेक्ट है ही नहीं। तो अगर कांटेक्ट ही नहीं है तो भाई साहब बात खत्म, फ्रिक्शन से कोई एनर्जी लॉस होने ही वाली नहीं है। ये सिर्फ मैग्नेटिक की वजह से, मतलब कि ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वजह से रोटेट होने लगेगा, फ्लोट होने लगेगा। और वही कंसेप्ट यूज होता है वहां पे मैग्नेटिक लेविटेशन में, जिसको हम मैगलेव ट्रेन बोल सकते हैं। और शायद इसीलिए हम वहां पे सबसे फास्ट ट्रेन, दुनिया की सबसे फास्ट ट्रेन हम मैगलेव ट्रेन को बोलते हैं, इसी वजह से, क्योंकि वहां पे ना आपको न तो कोई झटका लगेगा, न तो फ्रिक्शन से कोई एनर्जी लॉस होगी, मतलब कि मैक्सिमम स्पीड से, पॉसिबल स्पीड से हम उसको फ्लोट करवा सकते हैं। यस और नो? तो ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है, इसलिए यहां पे लिखा है सुपर कंडक्टर मैग्नेट्स आर यूजफुल इन हाई स्पीड सुपर फास्ट ट्रेन एंड रन हाई बाय द मैग्नेट। मतलब कि आप जितनी तेजी से यहां पे मैग्नेट को आप रोटेट, वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, मतलब कि उसमें से एनर्जी पास करके वो मैग्नेट्स को एनर्जाइज किया जाता है, ताकि उतनी तेजी से आप इसको फ्लोट करवा सको। ठीक है, एक बार आप YouTube पे जाके वीडियो देख लेना, क्योंकि हमारा यहाँ का जो टॉपिक है वो मैगलेव ट्रेन का नहीं है, हम सिर्फ यहाँ पे सुपर कंडक्टर ऐसे डायमैग्नेटिज्म स्टडी कर रहे हैं। लेकिन उसमें ये एक पॉइंट आता है कि जी हाँ, डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक लेविटेशन वो एक मैगलेव ट्रेन के पीछे का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैगलेव ट्रेन उसी के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करती है। यस और नो?
तो ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जी हाँ, सुपर कंडक्टर भी डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है। सुपर कंडक्टर के पास एक्चुअल में दो कैरेक्टरिस्टिक होती है, एक तो परफेक्ट कंडक्टिविटी एंड दूसरा परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म, है ना। अभी होता ये है कि ए सुपर कंडक्टर व्हेन इट इज कूल्ड बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर एक्सपेल द मैग्नेटिक फील्ड एंड डजंट अलाउ द मैग्नेटिक फील्ड टू पेनिट्रेट इनसाइड इट। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द मिजनर इफेक्ट। ठीक है, इसको बोला जाता है मिजनर इफेक्ट। बच्चों ये जो सुपर कंडक्टर होता है ना, जब भी आप उसको वेरी कूल टेम्परेचर मतलब कि वेरी लोअर टेम्परेचर पे, उसका एक टेम्परेचर होता है क्रिटिकल टेम्परेचर जिसको बोलते हैं, वो टेम्परेचर से भी लोअर टेम्परेचर के ऊपर आप इसको लेके जाते हो तो वो इतना मतलब कि डायमैग्नेटिक हो जाता है कि वो अंदर से एक भी फील्ड लाइन को क्रॉस नहीं होने देता है। जैसे यहां पे होता था तो एक आध को तो हमने यहाँ पे क्रॉस करके ऐसा दिखाया है, वैसा यहां पे नहीं है। सुपर कंडक्टर के केस में अगर आप इसको उसके टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर से भी लोअर टेम्परेचर पे लेके जाते हो तो ऐसे केस में वो एक भी फील्ड लाइन को अपने अंदर से क्रॉस नहीं होने देगा, अपने अंदर से पेनिट्रेट नहीं करने देगा। और यही फिनोमिना को बोला जाता है मिजनर इफेक्ट। ठीक है, तो इसको हम मिजनर इफेक्ट का नाम देंगे। ठीक है, वो एक भी फील्ड लाइन को अपने अंदर से क्रॉस नहीं होने देगा। ठीक है, लेकिन परफेक्टली रिपल्सन। और यही कारण है कि वो हमें यहाँ पे जो पोजीशन में आप इसको प्लेस करोगे ना, वो पोजीशन में आपको लॉक होता हुआ नजर आएगा इन दी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर वहां पे नॉन यूनिफॉर्म है तो वो आपको फ्लोट होता नजर आएगा। यस और नो, क्योंकि वो फील्ड लाइन को अपने अंदर से पास ही नहीं होने देगा, कंप्लीटली रिपेल कर देगा। यस और नो, क्लियर हुआ ये पॉइंट, है ना। तो बस यही है। और अगर हम बोले तो ऐसे कंडक्टर के लिए मतलब कि मेटल्स के लिए ये जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो -1 होती है और उसकी जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है वो 0 होती है। आप समझ सकते हो कि ससेप्टिबिलिटी अगर -1 है तो 1 -1, क्योंकि ये रिलेटिव परमिएबिलिटी का जो ये जो पॉइंट है वो हमने वहां पे देखा था। 1 प्लस काई को हम क्या बोले थे, म्यू आर बोले थे, हमने इसके आगे वाले लेक्चर में देखा था। तो अगर आप ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू -1 प्लेस करते हो तो 1 -1 0 हो जाएगा। तो हम ये मान सकते हैं कि सुपर कंडक्टर के लिए ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है -1 एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है 0। तो ये सारा खेल था सुपर कंडक्टर का। तो सुपर कंडक्टर भी एक डायामैग्नेटिक मटेरियल होता है। अगर आप उसका टेम्परेचर हो सके उतना लोअर लेके जाओ, स्पेसिफिकली क्रिटिकल टेम्परेचर से अगर आप उसको लोअर लेके जाते हो तो वो जो कंडक्टर होगा, वो जो सुपर कंडक्टर होगा, उसके पास दो प्रॉपर्टी होती है, एक तो प्रॉपर कंडक्टिविटी एंड दूसरी आ जाती है परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म। मतलब कि वो अपने अंदर से एक भी फील्ड लाइन को क्रॉस नहीं होने देंगे, कंप्लीटली रिपेल करेंगे। और अगर आपने उस ऐसे मटेरियल को अगर आपने किसी यूनिफॉर्म फील्ड में प्लेस कर दिया तो वही पोजीशन पे वो लॉक हो जाएगा। आप उसको ऐसा टेढ़ा करके आप उसको प्लेस करोगे, अंदर फील्ड के अंदर टेढ़ा करके ऐसे प्लेस करोगे, इस तरह से आप इसको प्लेस करोगे तो वो ये वाली पोजीशन में लॉक हो जाएगा, जो भी पोजीशन होगी उसमें लॉक हो जाएगा। इसके लिए मैंने बोला ना, आप यूट्यूब पे जाके ये सर्च कर लो। एक होता है क्वांटम लॉकिंग एंड दूसरा होता है यस डायमैग्नेटिक लेविटेशन। आप दो चीजें यहाँ पे स्टडी कर लो तो आपको समझ, स्टडी नहीं करना है, सिर्फ वीडियो देख लो काफी रहेगा, आपको ये फिनोमिना समझ में आ जाएगी। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गई सारी बातें डायमैग्नेटिक मटेरियल की, मतलब कि डायमैग्नेटिज्म की, जो हमेशा रिपेल करते हैं, एक्सटर्नल फील्ड में हमेशा रिपेल करते हैं। यस और नो, वो अपने जो एटम्स होते हैं वो उसके फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करते हैं, इसीलिए आपको यहाँ पे रिपल्जन दिखेगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है पैरामैग्नेटिज्म। देखो डायमैग्नेटिज्म देख लिए, अभी दूसरी कैटेगरी आती है पैरामैग्नेटिज्म। अभी पैरामैग्नेटिज्म में होता क्या है, तो ऑब्वियसली अभी जो डायमैग्नेटिज्म में हुआ ये तो होगा नहीं। यस और नो, ये एक ही कैटेगरी थी कि जिसमें वो रिपेल करते हैं एक्सटर्नल फील्ड को, और आप यहां से फिगर से भी समझ कर सकते हो कि यहां पे वो रिपेल नहीं करेगा। जी हाँ, यहां पे वो रिपेल नहीं करेगा। चलिए देखते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो भाई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोस व्हिच गेट वीकली मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। दे हैव टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम ए रीजन ऑफ weak magnetic field to strong magnetic field, means they get weakly attracted to a magnet। कई बार ऐसे मटेरियल होते हैं कि जिसको आप मैग्नेट को उसके नजदीक ले जाते हो ना, तो आपको हल्का सा आपको उसमें इफेक्ट नजर आता है, हल्का सा अट्रैक्शन नजर आता है। कई बार ऐसा होता है, अगर वो सॉलिड मटेरियल मतलब कि अपनी जो आयरन की नेल होती है उसके अलावा कोई ऐसे भी
मटेरियल होते हैं कि जिसके पास आयरन की नील होती है, उसके नजदीक में लेके तो फटाक से चिपक जाएगी, मतलब कि स्ट्रॉन्ग आपको वहां पे अट्रैक्शन नजर आएगा। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे भी होते हैं कि जिसके नजदीक आप मैग्नेट लेके जाते हो ना, तो हाँ आपको लगेगा कि हाँ कुछ अट्रैक्शन तो है, लेकिन बहुत ही हल्का सा है। अट्रैक्शन तो हो रहा है लेकिन बहुत हल्का सा है। वो होते हैं बच्चों पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ये मटेरियल ऐसे होते हैं कि जो एनर्जाइज तो होते हैं, मैग्नेटाइज तो होते हैं, लेकिन वीकली मैग्नेटाइज होते हैं। मतलब कि वीकली मतलब कि सर क्या एक हफ्ता लगता है? अरे भैया ये WEAKLY है, WEE नहीं है। वीकली मतलब कि वो इतने प्रबल तरीके से मैग्नेटाइज नहीं होते हैं। मतलब कि मान लो कि ऐसी कुछ सिचुएशन है जैसे हम वहां पे देखे थे, हाँ ये वाला केस, कि मान लो कि इसके जो एटॉमिक डाइपोल है वो अस्त व्यस्त प्रकार के हैं। मान लो यहां पे 1000 डाइपोल है, 1000 एटॉमिक डाइपोल है। तो हो सकता है जैसे आप इसको एक्सटर्नल फील्ड में अरेंज करते हो, तो ये 1000 में से हो सकता है कि 40% डाइपोल या 50% डाइपोल अलाइन हो जाए, लेकिन 50% डाइपोल अभी भी अलाइन नहीं हुए हो। इसको बोला जाता है वीकली मैग्नेटिज्म। यस नो, मतलब कि वो मटेरियल वीकली मैग्नेटाइज हुआ। यस नो, 100% मैग्नेटाइज तो कोई नहीं होता है, लेकिन ज्यादा 90%, 95%, 80% भी नहीं बोल सकते। मतलब कि ऐसा मैग्नेटिज्म जिसमें सारे डाइपोल अलाइन होने की कोशिश ना करें, थोड़े से डाइपोल, मतलब कि ऐसे रहेंगे, थोड़े डाइपोल, थोड़े नहीं बहुत सारे डाइपोल ऐसे बचेंगे कि जो अपने आप को अलाइन नहीं करेंगे। ये सुनो, तो ऐसे केस में जो मटेरियल बनता है, ऐसे केस में जो मटेरियल हमें मिलता है उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, वो ऐसे होते हैं कि वो वीकली मैग्नेटाइज होते हैं, मतलब कि सारे उसके एटॉमिक डाइपोल ना मैग्नेटाइज नहीं होते, मतलब कि अपने आप को फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश नहीं करेंगे। उसमें से 40%, 45%, 55% ऐसे ही, इतने ही जो उसके डाइपोल होंगे वो ही इसके अंदर अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करेंगे। यस और नो, इसे कैटेगरी को इस कैटेगरी को बोला जाता है पैरामैग्नेटिक कैटेगरी, पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, और उनकी टेंडेंसी क्या होती है? उनकी टेंडेंसी ये होती है कि जब भी आप उसको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हो, तो वो वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक की ओर मूव होना स्टार्ट करते हैं। क्या आपको नजर आया यहाँ पे ये डायामैग्नेट से कुछ अलग चल रहा है? डायामैग्नेट के एग्जैक्टली अपोजिट चल रहा है। डायामैग्नेट में होता क्या था, वो जो जितने भी डाइपोल थे, एटॉमिक डाइपोल, वो सारे फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करते थे। यहां पे क्या होता है कि यहां पे 40 to 45% ही मैग्नेटिक डाइपोल ऐसे होंगे कि जो अपने आप को परफेक्टली अलाइन करेंगे। बाकी हाँ कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन वो परफेक्टली अलाइन नहीं कर पाएंगे अपने आप को। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल को हम बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। लेकिन बात यहां पे ये आई कि यहां पे ये अलाइन जो भी होंगे, जितने भी परफेक्टली अलाइन होंगे, वो सारे फील्ड की डायरेक्शन में ही अलाइन होंगे, वो सारे फील्ड की डायरेक्शन में ही अलाइन होंगे। मतलब कि यहां पे जो भी मैग्नेटाइज होने के बाद जो भी हमें अंदर फील्ड मिलेगा, वो फील्ड कभी भी एक्सटर्नल फील्ड को रिपेल नहीं करेगा, उसी की डायरेक्शन में होगा। तो नेट फील्ड हमें बढ़ता नजर आएगा, मतलब कि अंदर मटेरियल के अंदर हमें फील्ड इंक्रीज होता नजर आएगा। यस और नो, और आप यहां पे देख सकते हो कि ये फील्ड लाइंस पेनिट्रेट भी हो रही है और बाहर भी निकल रही है। यस और नो, वो वाले केस में तो पेनिट्रेट ही नहीं हो पाती थी। ये सारी फील्ड लाइन को देखो, पेनिट्रेट होके बाहर भी निकल रही है कि नहीं? यस और नो, तो ये ऐसे मटेरियल होते हैं, है कि नहीं? क्लियर हुआ ये? ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। The dipole moment of a paramagnetic substance can be made to align in the same direction as the field। मतलब कि यहां पे जैसे ही ऐसे मटेरियल को देखो, नेट मैग्नेटाइजेशन तो यहां पे भी जीरो ही होगा। मतलब कि अगर आप उसको कुछ मटेरियल, ये वाले मटेरियल को अगर आप किसी एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस नहीं करते हो, तो ऐसे केस में उसकी नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगी? जीरो होगी, क्योंकि वो अस्त व्यस्त डायरेक्शन में होंगे ना। सभी एटम अलग अलग डायरेक्शन में पॉइंट आउट करते होंगे, तो सभी एटॉमिक डाइपोल की डायरेक्शन अलग अलग होगी। तो यहां पे अगर आप नेट निकालने जाओगे तो तब तो जीरो ही मिलेगी, चाहे वो डायामैग्नेट हो या पैरामैग्नेट हो, दोनों केस में आपको जीरो ही मिलेगी। यस और नो? लेकिन हाँ ये ना आगे वाले केस में भी ऐसा ही दिखेगा आपको। ठीक है, क्योंकि ये जो फेरोमैग्नेट है ना, वो भी पैरामैग्नेट से ऊपर वाली कैटेगरी है। यहां पे आपको 45 या 55% ऐसे एटॉम होंगे कि जो अपने आप को परफेक्टली अलाइन कर देंगे। यस नो, वहां पे वही रेशियो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, 80 to 90% वाले अलाइन हो जाएंगे, और 10 to 15% ऐसे रहेंगे कि जो अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करेंगे लेकिन परफेक्टली अलाइन नहीं कर पाएंगे। लेकिन इससे तो ज्यादा वहां पे अलाइन होंगे, मतलब कि वो ज्यादा मैग्नेटाइज होंगे। यस नो, तो यहां पे
कोई भी मटेरियल हो, उसके लिए अगर आप इसको एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस नहीं करते हो तो ऐसे केस में तो उसका नेट मैग्नेटिज्म तो जीरो ही होगा। या सुनो, मतलब कि थर्मल मोशन की वजह से उसके पास अपना मैग्नेटिज्म आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। या सुनो, क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, आपको मैग्नेटाइज करने के लिए उसको वो फील्ड के अंदर प्लेस करना पड़ेगा, और जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड के अंदर प्लेस करते हो तो उसके जो डाइपोल होते हैं वो सब्सटेंस के अंदर अपने आप को इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड अलाइन करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ना ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए ये जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो पॉजिटिव होती है। ये हमने बोला था, आपको समझाया था कि ये ससेप्टिबिलिटी का चक्कर क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी किसको बोलते हैं। मैंने बोला था, यहां पे सेंटेंस भी लिखा है, देखो ये वाली स्लाइड में, it is a measure of how a magnetic material responds to an external field। मतलब कि वो कैसा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं एक्सटर्नल फील्ड के अंदर, उसी को बोला जाता है, उसी का मेजरमेंट होता है ससेप्टिबिलिटी। यस और नो? इसीलिए आपने देखा होगा तो ये डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है, क्योंकि वो उल्टा बिहेवियर दिखाते हैं। वो मैग्नेटिक फील्ड में अपने आप को, ये जो डाइपोल होते हैं एटॉमिक डाइपोल, वो अपने आप को ना फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश नहीं करवाएंगे, वो अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होंगे। यस और नो? इसीलिए वो उल्टा डायरेक्शन दिखाते हैं, विरोध पक्ष में आ जाएंगे, ये सारे ना विरोध पक्ष में आ जाएंगे। इसीलिए यहां पे ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है, लेकिन ये वाले केस में ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? पॉजिटिव, क्योंकि जो भी डाइपोल अलाइन होंगे वो इन दी डायरेक्शन ऑफ फील्ड अलाइन होंगे, है ना? यस और नो? तो इसीलिए यहां पे ससेप्टिबिलिटी हमें क्या मिलेगी? पॉजिटिव मिलेगी। लेकिन कंपेयर टू फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ये कम होगी, पॉजिटिव तो होगी लेकिन हाँ वैल्यू उसकी ज्यादा नहीं होगी, लार्ज नंबर नहीं होगा, स्मॉल नंबर होगा। यस और नो? क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, तो देखिए, इफ ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड, द फील्ड लाइंस गेट्स कंसंट्रेटेड इनसाइड द मटेरियल एंड द फील्ड इनसाइड इज एनहांस्ड। हमने पहले ही बताया कि यहां पे फील्ड लाइन पेनिट्रेट होती जाएगी, और क्योंकि अंदर वाले जो डाइपोल है वो भी फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो चुके होंगे, तो यहां पे जो अंदर वाले मटेरियल की वजह से ये मटेरियल का जो खुद का फील्ड होगा वो और यहां का एक्सटर्नल फील्ड दोनों एक सेम डायरेक्शन को पॉइंट आउट करेंगे, तो अंदर वाला जो फील्ड है वो नेट फील्ड यहां पे बढ़ेगा, कम नहीं होगा, बढ़ेगा। यस और नो? क्योंकि वो रिपेल नहीं कर रहा है, वो अलाउ कर रहा है फील्ड को अपने अंदर से पास होने के लिए। यस और नो? क्लियर हुआ? इसीलिए इनसाइड दिस मटेरियल फील्ड इज एनहांस्ड। क्लियर हुआ? और वो एनहांसमेंट जो भी है, दिस एनहांसमेंट इज स्लाइट एंड बीइंग 1 पार्ट इन 10 टू द पावर 5। ठीक है, तो इतना एनहांस होता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, और सबसे बड़ा पॉइंट कि अगर ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल को जब भी आप किसी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हो, देन दैट बार विल टेंड टू मूव फ्रॉम वीक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग फील्ड। डायमैग्नेट में उल्टा होता था, हायर से लोअर की ओर जाते थे, यहां पे वीक से हायर की ओर जाता है। ठीक है, वीक फील्ड से वो स्ट्रॉन्ग फील्ड की और ये मूव होने लगेगा। यस और नो? क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, तो जब भी आप पैरामैग्नेटिक मटेरियल को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हो, तो वो अगर, क्योंकि वो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है ना, तो उसकी इंटेंसिटी वेरिएबल होगी, तो ये मटेरियल ना मूव होना स्टार्ट कर देगा और वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की ओर मोशन में आ जाएगा। ये सुनो, अगर हम इसके एग्जांपल देना चाहे तो कैसे कैसे मटेरियल यहाँ पे पैरामैग्नेट की तरह यूज हो सकते हैं, तो एल्यूमिनियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड कॉपर क्लोराइड है। तो ये सारे जो मटेरियल्स है वो सारे मटेरियल हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल बोल सकते हैं। ये मटेरियल जो भी होते हैं वो कभी भी एक्सटर्नल फील्ड को रिपेल नहीं करेंगे, वो एक्सटर्नल फील्ड में अपने आप को मैग्नेटाइज करेंगे, और वो मैग्नेटाइजेशन ऐसा होगा कि जिसमें सारे डाइपोल जो भी होंगे वो एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होंगे। यस और नो? जो भी डाइपोल होंगे जो कोशिश करेंगे अपने आप को अलाइन करने की, वो फील्ड की डायरेक्शन में अलाइनमेंट होगा। यस और नो? इसीलिए इसकी ससेप्टिबिलिटी ना पॉजिटिव होती है। यस और नो? पॉजिटिव वैल्यू होती है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो ये वाले मटेरियल होते हैं उसको बोला जाता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल, लेकिन वो उतना स्ट्रांगली मैग्नेटाइज नहीं हो पाते हैं। यस और नो? उतना स्ट्रांगली मैग्नेटाइज नहीं हो पाते हैं, हालांकि वो मैग्नेटाइज होते हैं लेकिन हल्के से मैग्नेटाइज होते हैं, उतना स्ट्रांगली मैग्नेटाइज नहीं हो पाता है। यस और नो? तो भैया ऐसी कोई कैटेगरी है क्या कि जो सबसे ज्यादा स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो सके? जी हां है, लेकिन उसको देखने से पहले हम एक छोटा सा रूल यहां पे देख लेते हैं जिसको बोला जाता है क्यूरीज लॉ। क्यूरीज लॉ, अभी भैया जब भी एक्सपेरिमेंट किए गए
तब पैरामैग्नेटिक मटेरियल के रिलेटेड जो भी एक्सपेरिमेंट किए गए, तब यहां पे क्या दिखा, यहां पे दिखा कि भाई एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट द मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यहां पे ये देखना, जब भी एक्सपेरिमेंट किए गए तब ये देखा गया कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो मैग्नेटाइजेशन है ना, वो यहां पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये बहुत ही एक अलग तरीके का यहां पे हमें कुछ प्रॉपर्टी देखने को मिला पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए। तो क्यूरी ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उससे उन्होंने ये बताया कि क्यूरी एक्सपीरियंस दैट मैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट रूम टेम्परेचर। मतलब कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटाइजेशन कम होता जाएगा, और जैसे आप टेम्परेचर को रिड्यूस करते जाओगे तो मैग्नेटाइजेशन उसका ज्यादा होता जाएगा। ये सुनो, यहां पे ना दो, हम क्या करते हैं, मैग्नेटाइजेशन हम सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी सिर्फ एक्सटर्नल फील्ड के ऊपर डाल देते हैं कि भाई जितना एक्सटर्नल फील्ड स्ट्रांग होगा उतना मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होगा। लेकिन पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए ऐसा नहीं है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए मैग्नेटाइजेशन जो भी है ना, वो सिर्फ एक्सटर्नल फील्ड की इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। मतलब कि आप हायर टेम्परेचर पे आप स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोवाइड करोगे तो भी वो उतना मैग्नेटाइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि टेम्परेचर हायर है। जितना टेम्परेचर हाई उतना मैग्नेटाइजेशन उसका कम होता जाएगा। अभी आप ये मत पूछिएगा कि सर मैग्नेटाइजेशन होता क्या है, किसी ऑब्जेक्ट का कितना मैग्नेट में कन्वर्ट हुआ, वो जो अंक होता है उसको मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। कि कोई मटेरियल अगर एक्सटर्नल फील्ड के अंदर प्लेस किया जाता है तो वो कितना अपने आप को मैग्नेट में कन्वर्ट करेगा, उसको बोला जाता है मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, वो सारी चीजें हम इसके आगे वाले लेक्चर में समझा चुके हैं। तो यहां पे दो चीजें नोट हुई। क्यूरी भाई साहब ने जब भी एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने ये देखा कि भाई पैरामैग्नेटिक मटेरियल ऐसे है ना, इसके लिए क्या है कि भाई ये जो सिर्फ एक्सटर्नल फील्ड ही काम का नहीं है, अगर उसको अच्छे से मैग्नेटाइज करना है तो सिर्फ एक्सटर्नल फील्ड के ऊपर कभी भी डिपेंडेंट मत रहो, यहाँ पे टेम्परेचर भी मैटर करता है। जितना कम टेम्परेचर करोगे ना उतना मैग्नेटाइजेशन अच्छा होगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर रखोगे, फिर चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग फील्ड यहां पे लगा दो, जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड आप लगाते हो लेकिन उसके सामने टेम्परेचर भी उतना इंक्रीज कर देते हो, तो भाई मैग्नेटाइजेशन उतना बढ़िया नहीं होगा। ये सुनो, तो उन्होंने देखा कि भाई ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए ना, ये मैग्नेटाइजेशन की जो प्रॉपर्टी है ना, मैग्नेटाइजेशन जो भी है ना, वो सीधा प्रोपोर्शनल है एक तो एक्सटर्नल फील्ड के ऊपर, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट रूम टेम्परेचर के ऊपर भी। मतलब कि आप कौन से टेम्परेचर पे उसको मैग्नेटाइज करते हो कोई एक्सटर्नल फील्ड लगा के, वो भी मैटर करता है। यहां पे टेम्परेचर जितना कम हो और फील्ड जितना ज्यादा स्ट्रांग हो उतना अच्छा मैग्नेटाइजेशन होगा ऐसे पैरामैग्नेटिक मटेरियल का। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। तो यही प्रोपोर्शनलिटी को अगर हम साथ में जोड़ दे तो यही मैग्नेटाइजेशन प्रोपोर्शनल हो जाता है B0/T से। और यही प्रोपोर्शनलिटी को निकालने के लिए हम यहां पे क्या अज्यूम किए, एक कांस्टेंट अज्यूम किए जो हो जाता है C। तो यहीं से हमें एक फॉर्मूला मिल गया कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल्स टू C टाइम्स B0/T, है ना। और आप समझ सकते हो क्योंकि ये जो एक्सटर्नल फील्ड है जो या ज्यादातर सोलेनोइड से हम प्रोड्यूस करते हैं, उसके बीच में ये वाले मटेरियल रखते हैं, तो यहाँ पे हम सोलेनोइड का कंसेप्ट ही यूज करेंगे। तो सोलेनोइड की वजह से जनरेट होने वाला एक्सटर्नल फील्ड कितना होता है, μ0Ni होता है। लेकिन हमने बताया था कि ये जो Ni है उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोलते हैं। तो इसीलिए यही फॉर्मूला क्या हो जाता है, μ0 इंटू H हो जाता है। तो अगर आप यहां पे प्लेस करते हो वैल्यू B0 की, तो बच्चों आपको यही मैग्नेटाइजेशन मिलेगा C टाइम्स μ0H डिवाइड बाय T, है ना। और यहां पे अगर आप ये इंटेंसिटी को मैग्नेटाइजेशन के डिनोमिनेटर में लेके जाओगे तो आपके पास ये आ जाएगा M/H इज इक्वल्स टू C टाइम्स μ0/T। यस और नो। और बच्चों क्योंकि हमें पता है यहां पे कि M इज इक्वल्स टू क्या होता है, M इज इक्वल्स टू, आप समझ सकते हो कि ये M इज इक्वल्स टू काई टाइम्स H होता है। तो यहां से H को अगर आप नीचे ले जाओगे तो M/H की वैल्यू में क्या लिख सकता हूं, काई लिख सकता हूं। मतलब कि ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल लिख सकता हूं। तो बच्चों यही M/H को हमने क्या प्लेस कर दिया,
काई से रिप्लेस कर दिया। तो अभी हमारे लिए यही रिलेशन क्या बन गया, काई इज इक्वल्स टू सी टाइम्स म्यू जीरो बाय टी, जहां पे ये जो सी है इसको बोला जाता है क्यूरीज कांस्टेंट, है ना। और पैरामैग्नेटिक मटेरियल बोथ दोनों के लिए काई एंड म्यू आर की जो डिपेंडेंसी होती है वो सिर्फ मटेरियल के ऊपर नहीं होती है, उसके साथ साथ एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर भी होती है, ठीक है। यहां पे देखोगे तो ये जो काई है, काई की डिपेंडेंसी म्यू जीरो के ऊपर भी है, साथ में टेम्परेचर के ऊपर भी है। और क्योंकि काई की डिपेंडेंसी अगर टेम्परेचर के ऊपर आती है तो भैया म्यू आर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस काई होता है ना। तो अगर काई डिपेंडेंट है टेम्परेचर के ऊपर तो इसका मतलब म्यू आर भी कहां पे डिपेंडेंट है, टेम्परेचर के ऊपर। जितना काई चेंज होगा उतना म्यू आर भी चेंज होगा, है कि नहीं। तो ये आप समझ सकते हो। क्लियर हुआ ये पॉइंट, है ना। तो ये है क्यूरीज लॉ। एक छोटा सा है, 2 सेंटेंस लिखना होता है और यहां तक डेरिवेशन दिखाना होता है, ठीक है। तो ये छोटा सा क्यूरीज लॉ। ये क्यूरी भाई साहब ने देखा था एक्सपेरिमेंट करके कि ज्यादातर हम क्या करते हैं, मैग्नेटाइजेशन को, जो भी कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी मटेरियल होता है या कोई भी सब्सटेंस होता है, अगर हम उसको मैग्नेटाइज करने की कोशिश करते हो तो हम वहां पे देखते हैं कि जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो सिर्फ एक्सटर्नल फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन क्यूरी भाई साहब ने बताया कि नहीं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए या फिर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए ये मैग्नेटाइजेशन जो भी है वो सिर्फ एक्सटर्नल फील्ड के प्रोपोर्शनल नहीं है, साथ में टेम्परेचर के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और वहीं से हमारे पास ये लॉ बन के आ गया। यस और नो, क्लियर हुआ ये पॉइंट। तो ये था क्यूरीज लॉ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट पॉइंट, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, मतलब कि फेरोमैग्नेटिज्म। तो देखें कि भाई पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो भी होते हैं वो मैग्नेटाइज तो होते हैं लेकिन वीकली मैग्नेटाइज होते हैं। तो हमें तभी एक सवाल आ गया था कि भाई क्या ऐसे भी मटेरियल है कि जो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो सके। वही फील्ड में जहां पे हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल रखते हैं उसकी जगह पे अगर हम कोई ऐसा मटेरियल रखें कि जो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाए कंपेयर टू पैरामैग्नेटिक मटेरियल, वही फील्ड में वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाए। जहां पे पैरामैग्नेटिक मटेरियल वीकली मैग्नेटाइज होते थे उसकी जगह पे ये मटेरियल स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो है। ये आखिरी कैटेगरी है, दैट इज द फेरोमैग्नेटिज्म। मतलब कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक ऐसी कैटेगरी है कि जिसको आप फील्ड के अंदर रखते हो, एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखते हो तो दे गेट स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड, ठीक है। वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, मतलब कि ऑलमोस्ट 100% उसके जो डाइपोल होते हैं, ऑलमोस्ट 100% ज्यादा हो जाएगा, 95 to 98% जो भी उसके एटॉमिक डाइपोल होंगे वो अपने आप को फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर देंगे। यस और नो, अलाइन कर देंगे, ठीक है। तो यहां पे ये पॉइंट निकल के आता है कि भाई फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल होते हैं दे गेट स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड व्हेन दे प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, है ना। और सीधी बात है कि वो अगर मैग्नेटाइज हो रहे हैं, उनके जो डाइपोल है, एटॉमिक डाइपोल है, वो सारे अगर फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इनके पास भी वो टेंडेंसी होगी कि अगर आप उनको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हो तो वो हमेशा वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की ओर अट्रैक्ट होते जाएंगे एंड दे गेट स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू ए मैग्नेट, है कि नहीं? यस और नो, ये सीधी सी बात है कि नहीं? तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये फिगर से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे भी हमने यहाँ पे देखो ये लिखा है कि जब भी hence each domain has a magnetization but if the entire substance is considered then the different domain have randomly dipole moment and hence the net magnetization will be zero whenever they are not placed in the magnetic field, है ना। तो ये बात इनके लिए भी लागू पड़ेगी कि जब भी अगर आप उसको किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर प्लेस नहीं करते हो तब ऐसी हालत होगी, आप देख सकते हो ऐसी हालत होगी जो हमने वहां पे समझाया था, जो हमने वहां पे ड्रॉ भी किया था, याद हो तो ये वाला, ये है ना, ये तो नॉर्मली क्या होता है कि जब भी आप किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को या फिर किसी भी सब्सटेंस को अगर आप किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस नहीं करते हैं तो ऐसे टाइम में होगा क्या, ऐसे टाइम में उनके जो एटॉमिक डाइपोल होंगे वो अस्त व्यस्त होंगे, ऐसे होंगे, ठीक है। उनका कोई डायरेक्शन का ठिकाना नहीं रहेगा। अगर आप इसका नेट मैग्नेटाइजेशन देखोगे तो वो जीरो निकलेगा, ठीक है। ये समझ में आया। लेकिन जैसे ही आप इसको एक्सटर्नल फील्ड के अंदर प्लेस करते हो तो देखो ये वाली फिगर को, अभी कैसे वो सारे सारे जितने भी थे जो अलग अलग डायरेक्शन में थे वो सभी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो गए। यस और नो, देखो हाँ परफेक्टली अलाइन नहीं हुए, देखो ये अभी भी टेढ़ा है, ये अभी भी टेढ़ा है, मतलब कि परफेक्टली अलाइन नहीं हो गए लेकिन पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन में एटलीस्ट अलाइन हो चुके हैं सभी। यस और नो, है कि नहीं? तो ये होता है जब भी आप इसको
किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर प्लेस करते हो तब, है ना? क्लियर हुआ ये पॉइंट? लेकिन यहां पे इसका और पैरामैग्नेटिक मटेरियल के बीच में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस यही है कि वहां पे पैरामैग्नेटिक जो मटेरियल होते हैं वो इतना स्ट्रांगली मैग्नेटाइज नहीं हो पाता है जितना फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। यस ना? बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल उतना स्ट्रांगली मैग्नेटाइज नहीं हो पाते जितने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो सकते हैं। यस और नो? उतना वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज नहीं हो पाते हैं। बाकी कहानी दोनों के लिए सेम ही चलेगी, मतलब कि इनके लिए भी अगर हम निकालने जाए तो इसकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो भी पॉजिटिव ही आएगी, जैसे वहां पे थी वैसे यहां पे भी पॉजिटिव आएगी, क्योंकि उनके जो डाइपोल होते हैं वो फील्ड की डायरेक्शन में ही अलाइन होते हैं। सिर्फ डायमैग्नेटिक मटेरियल ऐसा होता है कि जिसके डाइपोल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। बाकी पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक दोनों मटेरियल के डाइपोल जब भी अलाइन होंगे एक्सटर्नल फील्ड में वो फील्ड की डायरेक्शन में ही होंगे। यस और नो? और ये हमें पता है कि अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर उनको प्लेस करते हैं तो ये जो सैंपल है या जो सब्सटेंस है वो हमेशा हमेशा यहाँ पे यस टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स द रीजन ऑफ हाई फील्ड, मतलब कि वीक फील्ड से हायर फील्ड की ओर वो आगे बढ़ेंगे, मूव होने स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ पे देखना है तो ऐसे कौन से मटेरियल है जो फेरोमैग्नेटिक होते हैं, तो आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, ठीक है? वो सारे मटेरियल जितने भी है वो सारे मटेरियल यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। और मैंने बताया ना कि अगर आपको चेक करना है तो कैसे करोगे? कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि जो मैग्नेट नजदीक ले जाने पे आपको हल्का सा अट्रैक्शन दिखेगा, मैंने बताया ना हल्का सा अट्रैक्शन दिखेगा। यस और नो? जैसे ये आयरन की जो हमारी नेल होती है जैसे खींची चली आती है उतना तेजी से उतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन वहां पे नहीं दिखेगा। अगर आपको हल्का सा अट्रैक्शन दिखता है लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है तो वो पैरामैग्नेटिक होंगे, और अगर आप स्ट्रॉन्गली चिपक जाएंगे तो वो होंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, है ना? क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो ये सारी कहानी है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की। आई होप सो कि आपको ये क्लियर हुआ। तो अभी तीनों मटेरियल का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। सबसे टेढ़ा कौन है? डायामैग्नेटिक मटेरियल, और उसको नकार नहीं सकते क्योंकि डायामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो टेढ़े ही होते हैं, और उसी का कॉन्सेप्ट यूज होता है मैग्लेव ट्रेन के अंदर, मैग्नेटिक ट्रेन के अंदर, मैग्नेटिक लेविटेशन के अंदर। जरा अगर टाइम हो तो जाना YouTube पे और सर्च करना, मैंने दो चीजें आपको बताई, आपको रियल में मैजिक लगेगा। यस और नो? ये सच में यही कॉन्सेप्ट वहां पे यूज होता है। एक मैंने बताया क्वांटम लॉकिंग और दूसरा मैंने बताया यस डायामैग्नेटिक लेविटेशन। जरा सर्च करना तो आपको मजा आएगा वहां पे देख के एक्सपेरिमेंट, ठीक है? चलिए तो इसका आखिरी पॉइंट भी देख लेते हैं। तो भैया ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं ना, ये मटेरियल को दो अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। देखो पहले तो तीन कैटेगरी में सभी हमने मटेरियल को डिवाइड कर दिया, एक बना डायामैग्नेटिक, दूसरा बना पैरामैग्नेटिक एंड तीसरा बना फेरोमैग्नेटिक। और ये जो फेरोमैग्नेटिक है उसको भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक होते हैं हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एंड एक होते हैं सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अभी ये हार्ड और सॉफ्ट का क्या चक्कर होता है? तो भाई जब भी आप किसी मटेरियल को किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर प्लेस करते हो तो ड्यू टू दैट एक्सटर्नल फील्ड ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, ये आपको पता है, मतलब कि दे आर नाउ कन्वर्टेड इनटू द मैग्नेट, ऐसा ही समझ लो। अभी होता क्या है कि जैसे आप यहां से एक्सटर्नल फील्ड को आप निकाल देते हो या फिर वो मटेरियल को एक्सटर्नल फील्ड में से हटा देते हो, बाहर निकाल लेते हो, तो क्या वो मटेरियल अभी भी मैग्नेटिक है कि नहीं है? हो सकता है कि वो उसने अपनी जो मैग्नेटाइज हुआ था वो मैग्नेटाइजेशन चला गया हो, या फिर हो सकता है कि अभी भी उसके पास वो मैग्नेटिज्म है ना? तो जो ऐसे मटेरियल है इन सम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स द मैग्नेटाइजेशन परसिस्ट ऑन द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं, कुछ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ऐसे होते हैं कि जिसको आप अलग से जिसको आप एक्सटर्नल फील्ड के अंदर प्लेस करते हो तो वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज तो होते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही आप एक्सटर्नल फील्ड यहां से हटा देते हो या फिर उनको एक्सटर्नल फील्ड से बाहर निकाल लेते हो तब भी उनके पास वो मैग्नेटिज्म परसिस्ट करता हो, मतलब कि अभी भी वो मैग्नेट की तरह बिहेव करते हो, तो ऐसे मटेरियल को बोला जाता है हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। जैसे कि एलोय आयरन है, एल्यूमिनियम है, निकल कोबाल्ट है, कॉपर है, वो सारे जो भी मटेरियल होते हैं वो सारे यहाँ पे हार्ड फेरोमैग्नेट्स है ना? हार्ड फेरोमैग्नेट से, मतलब कि उसको आप मैग्नेटाइज करने के बाद इसको फील्ड में से बाहर निकाल दो या फिर को हटा दो,
वो अभी भी मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे, मतलब कि वो अपनी जो मैग्नेटाइज हो गए हैं उसके बाद जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उन्होंने, वैसे मैग्नेटिक मैं ये नहीं बोलूंगा क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो हर एक के पास होती ही है, लेकिन हम ये बोलेंगे कि उसका मैग्नेटाइजेशन अभी भी परसिस्ट करता होगा, अभी भी उसके ऊपर मैग्नेटाइजेशन होगा, मतलब कि अभी भी उनके डाइपोल अलाइन ही रहेंगे, वो वापस अपनी मूल पोजीशन पे नहीं आएंगे। तो ऐसे मटेरियल को बोला जाता है हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो इसका उल्टा जो भी होता है वो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, मतलब कि दे आर सम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स इन विच द मैग्नेटाइजेशन डिसअपियर्स ऑन द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि जैसे ही आपने ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को आपने एक्सटर्नल फील्ड के बाहर निकाल लिया या फिर आपने फील्ड को हटा दिया, तो तुरंत जैसे ही आपने उसको फील्ड को हटा दिया तो इसका जो मैग्नेटाइजेशन था वो भी चला जाएगा। ठीक है, होते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ही, लेकिन वो जैसे ही फील्ड को हटा दिया जाए या फिर उनको बाहर निकाल दिया जाए तो वो वापस जो भी डाइपोल थे वो अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे, मतलब कि अस्त व्यस्त अवस्था में आ जाएंगे, वो अलाइन नहीं रहेंगे। तो ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल को बोला जाता है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे कि इलेक्ट्रिक बेल में यूज होने वाले मैग्नेटिक मटेरियल, क्रेन के अंदर यूज होने वाले मैग्नेटिक मटेरियल, और जो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं उसके अंदर यूज होने वाले मैग्नेटिक मटेरियल, कोर मटेरियल जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर के अंदर, वो सारे जो भी है वो यहाँ पे सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? क्लियर है? तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की फर्दर दो कैटेगरी आती है, हार्ड एंड सॉफ्ट। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो आखिर में सवाल वापस यही आके खड़ा होता है कि भाई तो फिर ये तीनों कैटेगरी को हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे? बहुत ही आसान है उनको आइडेंटिफाई करना, बहुत ही आसान है। डायामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये जो तीन कैटेगरी होती है उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करें? तो हमने क्या बोला था भाई, इनको आइडेंटिफाई, क्योंकि अल्टीमेटली ये कैटेगरी हम बनाए कैसे? तो भैया किसी मटेरियल, क्योंकि हर एक मटेरियल के पास अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती ही है, क्योंकि सभी मटेरियल एटॉम से बने हैं और एटॉम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मोशन में होते ही है, या सुनो, तो सभी एटॉम ना एटॉमिक डायपोल की तरह ट्रीट होते ही होंगे। तो यहाँ पे सवाल यह आता है कि तो फिर इनको कैटेगराइज कैसे किया जाए? तो कैटेगरी ये जो डिफाइन हुई है वो उनके बिहेवियर के ऊपर से डिफाइन हुई है, मतलब कि अगर आप इसको किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर प्लेस करते हो तो कैसे बिहेव करते हैं, उसके ऊपर से हमने इसको कैटेगराइज किया है तीन कैटेगरी में। तो इनका बिहेवियर कैसा है वो कैसे पता लगा सकते हैं? तो ससेप्टिबिलिटी से। हमारे पास एक ही तो चीज है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं, दैट इज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, है ना? तो यहां पे बस आपको ससेप्टिबिलिटी देखना है। अगर ससेप्टिबिलिटी, ध्यान से सुनना, अगर ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव है तो कौन सा मटेरियल होगा? डायामैग्नेटिक। अगर ये ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव है बट स्मॉल है तो वो कौन सा मटेरियल होगा? पैरामैग्नेटिक। और अगर ये ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव है लेकिन लार्ज है तो वो कौन सा होगा? फेरोमैग्नेटिक। क्योंकि हमें पता है कि पैरामैग्नेटिक जो मटेरियल होते हैं वो वीकली मैग्नेटाइज होते हैं, उतना स्ट्रांगली नहीं हो पाता है, तो उनकी ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव तो होगी, पॉजिटिव तो होगी, उनका जो बिहेवियर होगा वो पॉजिटिव नेचर वाला होगा, मतलब कि उनके जो डायपोल होंगे वो फील्ड की डायरेक्शन में ही अलाइन होंगे। डायामैग्नेटिक की तरह यहाँ पे विरोध पक्ष में नहीं खड़े हो जाएंगे कि भाई नहीं, फील्ड के अपोजिट हम अपने डायपोल को अलाइन करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, वो सारे फील्ड की डायरेक्शन में ही अलाइन होंगे, बस फर्क ये होगा कि वो वीकली अलाइन होंगे, मतलब कि उनके लिए ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू तो पॉजिटिव होगी लेकिन स्मॉल होगी कंपेयर टू फेरोमैग्नेटिक। और फेरोमैग्नेटिक है तो उनके लिए ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू पॉजिटिव होगी लेकिन लार्ज होगी। यस और नो? तो ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ससेप्टिबिलिटी से, क्योंकि अल्टीमेटली ससेप्टिबिलिटी ही तो होती है कि जो आपको उनका बिहेवियर समझा सके। ठीक है, अल्टीमेटली इट इज द मेजर ऑफ बिहेवियर ऑफ एनी मटेरियल which is placed into the external field। तो कोई एक मटेरियल किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर कैसा बिहेव करता है वही तो मेजरमेंट होता है ससेप्टिबिलिटी का। यस और नो? तो क्लियर है? तो क्या कौन सा मटेरियल, मतलब कि कौन सी कैटेगरी का है वो आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है, आप ससेप्टिबिलिटी से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो यहां पे हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये तीनों कैटेगरी समझ में आ गई होगी, और ये शॉर्ट नोट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉकेटिव थियरी थी, टॉकेटिव लेक्चर रहा, तो आपको ये थ्योरी सारी लिखनी है, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, क्योंकि 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, या फिर कंबाइनली बोले तो तीनों कैटेगरी को एक्सप्लेनेशन 4 मार्क्स में भी आ सकता है।
क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन एंजॉय योर डे, बाय।